क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा एक ही इंसान थे? क्या अयोध्या में रहने वाले गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर गुमनामी बाबा नेताजी के बेहद खास थे? आइए जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के करीब 75 साल बाद भी जिंदा इन सवालों के जवाब अब सार्वजनिक होने जा रहे हैं। यूपी कैबिनेट ने गुमनामी बाबा के सच का पता लगाने के लिए गठित जस्टिस विष्णु सहाय कमेटी की रिपोर्ट को विधानसभा में रखने के फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर एक राजघराना आजकल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। खबर दिल्ली के साकेत कोर्ट से जुड़ी है, जहां इस राजघराने की बेटी भानवी सिंह और उनके पति रघुराज प्रताप सिंह के बीच तलाक का केस फाइल किया गया है। बस्ती के जिस राजघराने से भानवी सिंह का ताल्लुक है वो ऐतिहासिक राजभवन के रूप में जाना जाता है। फरवरी महीने में इस राजभवन को हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया था। इस राजभवन से जुड़ी तमाम कहानियां हैं, जिनमें एक कहानी आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़ती है। कुछ महीनों पहले एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बस्ती राजघराने की राजमाता आशिमा सिंह ने खुद इस कहानी को बताया था। सुभाष चंद्र बोस की कहानी से जुड़े गुमनामी बाबा का जिक्र करते हुए आशिमा सिंह ने बताया था कि गुमनामी बाबा उनके राजमहल के आउट हाउस में रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आशिमा सिंह का कहना है कि गुमनामी बाबा ही बोस थे या नहीं, इस पर कुछ प्रामाणिक बात तो नहीं पता चलती, पर यह जरूर है कि गुमनामी बाबा हमारे घर में रहने आए थे। गुमनामी बाबा के कमरे में कोई नहीं जाता था। राजमाता आशिमा सिंह का कहना था कि घर में एक माँ साहेब नाम की महिला थी जो गुमनामी बाबा को खाना दिया करती थी। उनके कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। गुमनामी बाबा नेपाल के राजा की सिफारिश पर बस्ती राजभवन में रहने आए थे। वो जिस कमरे में रहते थे उसमें कोई नहीं जाता था। आशिमा सिंह का कहना था कि उन्हें उनकी सास ने ऐसा बताया था कि गुमनामी बाबा के कमरे के बाहर से जब भी कोई गुजरता तो वो बेहद नाराज होते। उनसे कई बार तमाम लोग मिलने आते थे, लेकिन कमरे में कोई नहीं जाता। मिलने आने वालों में तमाम विदेशी मीडिया के लोग भी शामिल होते थे। 1985 में हुई थी गुमनामी बाबा की मौत। बता दें कि सुभाष चंद्र बोस कहे जाने वाले गुमनामी बाबा की मौत 16 सितंबर 1985 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई थी। बस्ती के अलावा वे लंबे वक्त तक अयोध्या के राम भवन में भी रहा करते थे। गुमनामी बाबा की पहचान के बारे में जानकारी के लिए बने जस्टिस विष्णु आयोग ने 2019 में अपनी एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में आयोग ने ये जरूर कहा था, यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि गुमनामी बाबा असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या नहीं। जस्टिस विष्णु आयोग ने गुमनामी बाबा की जो विशेषताएं बताई वह नेताजी से काफी मिलती थी। आयोग ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि गुमनामी बाबा अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी समेत कई भाषाएं जानते थे। उनके पास तमाम किताबें भी मौजूद थी जो कि इन्हीं भाषाओं में थी। 16 सितंबर 1985 इस कहानी की शुरुआत इसी तारीख से होती है, जब फैजाबाद में गुमनामी बाबा की अचानक मौत हो जाती है। और मौत के 2 दिन बाद 18 सितंबर 1985 को शाम करीब 4 बजे फैजाबाद के ही गुफ्तार घाट पर सरयू नदी के किनारे गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि उनका चेहरा किसी को देखने नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि मौत के बाद और अंतिम संस्कार से पहले गुमनामी बाबा के चेहरे को किसी रसायन से बिगाड़ने की कोशिश भी की गई ताकि चेहरे की शिनाख्त न हो सके। गुमनामी बाबा की मौत से पहले उनकी जिंदगी एक तरह से गुमनाम सी ही थी। इसकी वजह यह थी कि गुमनामी बाबा बेहद रहस्यमयी तरीके से रहा करते थे। आम लोग उनका चेहरा तक नहीं देख पाते थे। थोड़े थोड़े वक्त पर किराए का घर बदलते रहते थे। यहाँ तक कि उनके निजी सेवक भी हर कुछ महीने में बदल दिए जाते थे। इतने तक भी सब ठीक था, परंतु शक और सवाल पैदा हुआ गुमनामी बाबा की मौत के 2 दिन बाद। फैजाबाद शहर के सिविल लाइंस में बने राम भवन में गुमनामी बाबा ने आखिरी सांसें ली थी। उनकी मौत के 2 दिन बाद जब सेवकों ने घर की तलाशी ली तो पहली बार एक अफवाह फैजाबाद से निकलकर देश के कोने कोने तक जा पहुंची। दरअसल कई बक्सों में बंद सामान जब बाहर निकाला गया तो अचानक चर्चा शुरू हो गई कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब सवाल ये था
कि अगर नेताजी ही गुमनामी बाबा थे तो फिर 1945 में विमान हादसे में किसकी मौत हुई थी, क्योंकि भारत सरकार ये कह चुकी थी कि नेताजी की विमान हादसे में मौत हो चुकी है। और आखिर वो सामान क्या था जो गुमनामी बाबा को नेताजी बता रहा था? तो सबसे पहले गुमनामी बाबा के बक्से से बरामद सामान पर एक नजर डालते हैं। जो सामान गुमनामी बाबा के पास से मिला था उसमें कोलकाता में हर साल 23 जनवरी को मनाए जाने वाले नेताजी के जन्मोत्सव की तस्वीरें थी। लीला राय की मौत पर हुई शोक सभाओं की तस्वीरें थी। नेताजी की तरह दर्जनों गोल चश्मे थे, 555 सिगरेट और विदेशी शराब थी। सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और परिवार की निजी तस्वीरें भी थी। एक रोलेक्स की जेब घड़ी भी थी। नेताजी की आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म और माँ काली की फोटो भी मिली थी। इसके अलावा 1974 में कोलकाता के दैनिक आनंद बाजार पत्रिका में 24 किश्तों में छपी खबरें थी। जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की ढेरों किताबें भी मिली थी। भारत चीन युद्ध संबंधी भी किताबें वहां से मिली, जिनके पन्नों पर टिप्पणियां लिखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए बने शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट, सैकड़ों टेलीग्राम और पत्र आदि जिन्हें भगवान जी के नाम पर संबोधित किया गया था। यही नहीं, हाथ से बने हुए उस जगह के नक्शे भी बरामद हुए थे जहां नेताजी का विमान क्रैश हुआ था। आजाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा के प्रमुख पवित्र मोहन राय के लिखे गए बधाई संदेश भी बरामद हुए थे। जब ये सारा सामान एक साथ बरामद हुआ तो धीरे धीरे गुमनामी बाबा की कहानियां मशहूर होने लगी। तमाम चश्मदीद सामने आने लगे। फिर एक अहम बात का पता चला कि उत्तर भारत का एक आम गुमनामी बाबा भला जर्मन, अंग्रेजी, जापानी और बांग्ला भाषा इतनी धारा प्रवाह कैसे बोल सकता था? और ये सब वही जुबानें थी जो नेताजी बोला करते थे। लिहाजा अब यह तय हुआ कि नेताजी के फैजाबाद पहुंचने की कहानी समझी जाए। आखिर वो यहाँ कब, कैसे और कहां से आए? फैजाबाद के स्थानीय लोगों के मुताबिक गुमनामी बाबा या भगवान जी 70 के दशक में वहां पहुंचे थे। शुरुआत में वे अयोध्या के लाल कोठी में बतौर किराएदार रहा करते थे। फिर कुछ ही दिनों बाद बस्ती में जाकर रहने लगे, लेकिन बस्ती उन्हें बहुत रास नहीं आई और गुमनामी बाबा वापस अयोध्या लौटकर पंडित रामकिशोर पंडा के घर में रहने लगे। फिर कुछ साल बाद उनका अगला पड़ाव था अयोध्या सब्जी मंडी के बीचों बीच स्थित लखनऊआ हाता, जहां वे बेहद गुप्त तरीके से रहे। आखिरी वक्त में गुमनामी बाबा फैजाबाद के राम भवन में 2 कमरों के मकान में रहते थे, जहां उनकी मौत हुई। गुमनामी बाबा की मौत के बाद सामान के साथ कुछ ऐसी बातें भी बाहर आईं, जिनको लेकर लोगों को यकीन सा होने लगा था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। गुमनामी बाबा फैजाबाद कैसे पहुंचे, कहां से आए, किसी को पक्के तौर पर नहीं पता था। गुमनामी बाबा हमेशा हर जगह बेहद गुप्त तरीके से क्यों रहते थे? गुमनामी बाबा किसी को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते थे? वो लोग कौन थे जो हर साल 23 जनवरी और दुर्गा पूजा पर गुमनामी बाबा से मिलने गुप्त तरीके से आते थे? 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन होता है। इन 2 मौकों पर बाबा के निजी सेवकों को भी उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता था? अगर गुमनामी बाबा जंगलों में ध्यानरत एक संत थे तो इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी और जर्मन कैसे बोलते थे? गुमनामी बाबा के पास दुनिया भर के नामचीन अखबार, पत्रिकाएं, साहित्य, सिगरेट और शराब कौन पहुंचाता था? मौत के बाद गुमनामी बाबा का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार क्यों किया गया? 17 सितंबर 1985 को रात 9:30 से 10 बजे के बीच जब गुमनामी बाबा ने आखिरी सांसें ली, तब उनके साथ सिर्फ उनकी सेविका जगदम्बे और सेवक कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव थे। कहा जाता है कि बाबा की मौत के बाद उनके सेवक उनकी संपत्ति और विरासत पर कब्जे को लेकर आपस में लड़ पड़े और उनके कमरे पर दोनों ने अलग अलग ताले लगा दिए। बाबा के पास 22 बड़े बड़े संदूक थे जिसमें सारा सामान रखा था। हालांकि इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने उनके घर पर पहरा लगा दिया। ऐसा दावा किया जाता है कि बाबा के जीवित रहते हर 23 जनवरी को कोलकाता से कुछ खास लोग नेताजी का जन्मदिन मनाने उनके पास आते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके सेवकों के इत्तिला भेजने के बाद भी उनमें से कोई बाबा के अंतिम दर्शन करने या अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने नहीं आया। 2 दिन के इंतजार के बाद फौज और प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में गुपचुप ढंग से गुमनामी बाबा के पार्थिव शरीर को गुफ्तार घाट पर ले जाकर कंपनी गार्डन के पास अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों को ये बात हैरान कर रही थी, क्योंकि सैन्य क्षेत्र में किसी साधारण शख्स का
अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। गुमनामी बाबा के बाद फिर वहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। ऐसा आरोप है कि अंतिम संस्कार से पहले कोई रसायन डालकर उनका चेहरा बिगाड़ा गया। ऐसा क्यों किया गया, या किया भी गया या नहीं, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। कहते हैं जब गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके नेताजी होने की बात फैलने लगी तो नेताजी की भतीजी ललिता बोस कोलकाता से फैजाबाद आईं और गुमनामी बाबा के कमरे से बरामद सामान देखकर ये कहते हुए फफक कर रो पड़ी कि ये सब कुछ उनके चाचा का ही है। इसके बाद गुमनामी बाबा के ही नेताजी होने की जांच के लिए कई जगह प्रदर्शन हुए जो काफी लंबे वक्त तक चले। सरकार बैकफुट पर आ गई और इस मामले की जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। हालांकि ये साबित नहीं हो पाया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। इसके बाद 2 और कमीशन इस जांच के लिए बने, लेकिन सबने गुमनामी बाबा को नेताजी मानने से इनकार कर दिया। विश्व इतिहास में 23 जनवरी 1897 का दिन स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इसी दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष जी का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ। 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, परंतु उनके अवशेष नहीं पाए गए। तभी से यह कयास लगाए जाते रहे कि वे मरे नहीं थे, जिंदा हैं। आज भी यह रहस्य बरकरार है कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या नहीं, और दूसरा यह कि उनके कमरे में क्या क्या वस्तुएं थी। राज्य और केंद्र सरकार उन वस्तुओं को सार्वजनिक क्यों नहीं करती है। तो दोस्तों, ये थी गुमनामी बाबा से जुड़ी कुछ कहानियाँ। इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये कोई दावे से आज तक नहीं कह सका है। यह कहानी सुनकर आपका क्या मत है? आप गुमनामी बाबा और नेताजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, यह हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमय कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।